सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम करने वाले हैं क्या PYQs ऑफ चैप्टर नंबर 1 दैट इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। आई होप आप लोगों ने कल जो हमने वीडियो लेक्चर अपलोड किया था अच्छे से देखा होगा, अच्छे से हर एक पॉइंट मार्क करा होगा कि कौन से पॉइंट पे हमें किस किस हिसाब से अपना आंसर लिखना है। मैं हमेशा कहता हूँ आपको आंसर कैसे लिखना है वो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काफी बार आपके पास नॉलेज होती है लेकिन आप उस नॉलेज को सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाते। तो आई होप आपने अच्छे से वीडियो लेक्चर देखा होगा। आज भी प्रेजेंट सर लिख देना, अपनी अटेंडेंस जरूर मार्क करना यार, ये चीज मत भूला करो, अटेंडेंस मार्क करना, अटेंडेंस जरूर मार्क करा करो, ठीक है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम करने वाले PYQs यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं। हम एक एक करके हर एक चैप्टर करने वाले हैं। आज हम शुरुआत करने वाले हैं PYQs की किसके साथ, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के साथ, ठीक है। जिसके अंदर हम फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द आनंद इंस्टीट्यूशन, ओके। तो पहली बात हम एक एक और चैप्टर के अंदर क्या होगा, हम टॉपिक वाइज करने वाले हैं। क्यों, काफी बार क्या होता है, काफी बार बच्चे को होता है कि यार मुझे कोऑर्डिनेशन चाहिए यार, मैनेजमेंट के जो लेवल्स है ना यार, इसके अंदर मुझे टॉपिक मिल जाएंगे, मैं समझ जाऊंगी इस PYQs में एक एक नंबर के किस हिसाब से आते हैं, दो दो नंबर के किस हिसाब से आते हैं। तो मैंने इस बार क्या है, मैंने आपको टॉपिक वाइज PYQs इस बार तैयार करे आप लोगों के लिए, जिसमें आपके पास हर एक टॉपिक का एक होगा। जैसे अगर मैं बात करूं मैनेजमेंट, साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन, तो आपको बताओगे अच्छा इस टॉपिक से तीन तीन नंबर के किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक नंबर का आएगा तो किस प्रकार का आएगा, तीन नंबर का आएगा तो किस प्रकार का आएगा, हर एक चीज अच्छे से सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ब्यूटीफुल से लेक्चर दैट इज PYQs ऑफ चैप्टर नंबर 1 दैट इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो पहला टॉपिक आपका, हम मैनेजमेंट एंड आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन करने वाले हैं। साथ साथ आपकी रिवीजन भी होती जाएगी। बहुत ही बढ़िया मौका आप लोगों के पास अपना 110% देने का। देखिए क्या क्या हमारे पास, देखिए ओके। तो सबसे पहला क्वेश्चन, पहले 1 मार्क्स के ऊपर जाते हैं। तो आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ मैनेजमेंट व्हेन इट इज सेड टू बी अ सिस्टमैटिक, okay, when it is said to be a systemized body of knowledge that explains certain general truth। एक चीज बताओ यार, अब आपके मन में आ रहा होगा यार ये जो लाइन सुन गया आपने, जो बॉडी यूज किया सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, ये तो आर्ट में भी था, साइंस में भी था, प्रोफेशन में भी था, तो इसका आंसर क्या हो सकता है। मैंने कहा सोचो, चलो यहां तक तो क्वेश्चन ने आपको कंफ्यूज किया, आपके दिमाग में 3 पॉइंट लेके आया, लेकिन आगे जब आप ये पढ़ते हो ना, that explains certain general truth। जनरल ट्रुथ, क्या प्रोफेशन के अंदर जनरल ट्रुथ ऐसी कोई चीज आती है? नहीं यार, जब प्रोफेशन के अंदर तो ऐसी कोई चीज नहीं आती, आर्ट के अंदर भी ऐसी कोई चीज नहीं होती। लेकिन बहुत साइंस वाले थोड़ा बहुत दिमाग के अंदर आ रहा है, आप कोई चीज ऊपर फेंकोगे तो वो चीज नीचे आएगी, ग्रेविटी, किसी चीज को पुश करोगे तो आपको तरफ पुश बैक मिलेगा। ये क्या है, जनरल ट्रुथ है। अगर कोई भी ऐसे कोई, हम इस चीज को नकार नहीं सकते कि कोई चीज जो हम ऊपर फेंकेंगे वो चीज नीचे नहीं आएगी, ये चीज आप नकार नहीं सकते ना। सेम चीज है कि यहाँ पे जब एक वर्ड आ गया ना जनरल ट्रुथ की बात सही है, तो वहां पे सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज तो तीनों में था, लेकिन यहाँ पे कौन सा पॉइंट सही होगा मेरे पास, मैनेजमेंट ऐसा साइंस का पॉइंट मेरे पास यहाँ पे करेक्ट हो गया, ठीक है। अगला पॉइंट देखो, आइडेंटिफाई द नेचर एंड, अगला क्वेश्चन सॉरी, आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ मैनेजमेंट व्हेन इट इज प्रैक्टिस्ड एज पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। यार एक वर्ड से आप लोगों के दिमाग में घंटी बज चुकी है, बॉस, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, ठीक है। ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज टू अचीव द डिजायर्ड गोल, मैनेजमेंट एज एन आर्ट। यार यहीं पे यही कोशिश होती है, यही बढ़िया चीज होती है जब आपके दिमाग के अंदर एक से वर्ड जो होते हैं, कीवर्ड्स, इन्हें देखते घंटे बज जाए, अरे यार इसका आंसर ये है। इस चीज को करने में मजा भी बहुत आता है, ठीक है। तो एक एक नंबर के अंदर यहाँ पे आपको एक चीज नोटिस करी आपने, मतलब आप समझ रहे हो कि एक एक नंबर के अंदर यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता। ज्यादातर अब हमें किस पे फोकस करने के, अब हमें पॉइंट्स पे ज्यादा फोकस करने की, एक एक नंबर के लिए नहीं आएगा। ये 3 या 6 नंबर के लिए अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। तो हम आगे देखते हैं क्या कुछ होता है इसके अंदर। तो 3 नंबर क्वेश्चन के लिए आपके पास अब 3 मार्क्स के क्वेश्चन चालू करें। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखो, व्हाट इज मेंट बाय मैनेजमेंट एज एन आर्ट, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ 3 फीचर्स। ये दिल्ली 2010 के आपके पेपर्स के अंदर आया हुआ है। तो सबसे पहले हम डिस्कस भी कर लेते हैं क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ क्या क्या पॉइंट्स हैं। देखिए मैनेजमेंट एज साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन के अंदर हम आ जाते हैं आर्ट के ऊपर। ये देखिए मैनेजमेंट एज एन आर्ट क्या होता है, तो आर्ट क्या होता है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज व्हिच रिक्वायर्स स्किल्स, क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिस टू गेट परफेक्ट। जैसे हम गाना गाते हैं, हम पहले दिन गिटार बजाने लगे, ना अच्छे दिन नहीं बजा, दूसरे दिन बजाने लगे अच्छे दिन, तीसरे दिन तो रॉक ऑन स्टाइल के अंदर बजाएंगे ना। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इसके अंदर आपको प्रैक्टिस चाहिए होती है, क्रिएटिविटी चाहिए होती है। कोई ऐसे बजाता है, कोई आजकल तो उल्टे गिटार भी बजाने लग पड़े, तो बहुत क्रिएटिविटी चाहिए होती है आपको, किस हिसाब से आपको अपनी अलग पहचान बनानी है, ठीक है। इसके अंदर 3 पॉइंट्स आते हैं। सबसे पहला सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, क्या मेरे पास कुकिंग की रेसिपी बुक्स है? जी सर क्यों नहीं, हम तो बहुत बार ऐसे खाना बना के जला देते हैं खाना, मैं भी बहुत बार ऐसे खाना जला देता हूँ कि ऐसा होता है यार। जैसे उसके अंदर ऐसे दिखाते ना, पाव भाजी, खासकर पाव भाजी एकदम ऐसे फुलकते हुए दिखाई होती है, ऐसे घी के अंदर ऐसे, तो मतलब
हम जो बनाते हैं पता नहीं कुछ और ही बनता है। पर क्या हम कह सकते हैं कि इसके लिए बुक्स हैं? जिन बच्चों के पास म्यूजिक है, क्या म्यूजिक के ऊपर बुक्स हैं जहाँ पे आप रागा सीखते हो? है, ये सारी बुक्स हैं आपके पास, आप म्यूजिक की पढ़ाई करते हो तभी तो है आप लोगों के पास म्यूजिक है। मैनेजमेंट की बुक्स तो भैया 11th से खोली थी पूनम गांधी, 12th के अंदर भी पूनम गांधी चल रही है। आगे अगर MBA BBA जो भी करोगे इसके अंदर भी बुक्स होंगी। तो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज दोनों के लिए है। अगला आ जाता है पर्सनल एप्लीकेशन। कौन किस तरीके से गाता है? अरिजीत सिंह अच्छे तरीके से हिमेश रेशमिया नाक का इस्तेमाल करता है। कोई एक मैनेजर, दो मैनेजर है, एक मैनेजर को क्या लगता है कि हमें इस तरीके से काम करना चाहिए तो दूसरे को इस तरीके से, दोनों के पर्सनल एप्लीकेशन है। थर्ड पॉइंट कौन सा आता है इसके अंदर? थर्ड पॉइंट आता है इसके अंदर बेस्ड ऑन क्रिएटिविटी और प्रैक्टिस चाहिए होती है इसके लिए। आप एक दिन बनाओगे नहीं होगा, दूसरे दिन बजाओगे नहीं होगा, तीसरे दिन तो होगा। क्यों? तीसरे दिन आप प्रैक्टिस करो, ये परफेक्ट होते जाओगे। जैसे बोर्नविटा की ऐड होती है जिसके अंदर वो कहते हैं कि मुझे फायदा नहीं दिख रहा, कहते आज कल तुम यहाँ थी आज तुम वहां होगी, बिल्कुल उस तरीके से। वैसे एक मैनेजर है, मैं एक मैनेजर, मैंने एक दिक्कत देखी, अच्छा चलो पहली बात सर दर्द हुआ, समझ नहीं आ रहा कैसे करो, कुछ सीखा। दूसरी बार क्या मैंने कुछ सीखा, तीसरी बार क्या मैं कुछ सीखा। अब इस तरीके से क्या हुआ, मैं सीखता गया और जैसे जैसे सीखता चला गया मेरे दिमाग के अंदर मैं बिकम अ परफेक्ट मैनेजर। तो ये आपको पॉइंट समझ में आ गया किस किस तरीके से लिखना है, ठीक है। आप इधर वीडियो को पॉज करके मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर आ जाएगा, देखो फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं आपका बड़ा भाई आप लोगों के लिए अपना 110% देने के लिए तैयार हूं। आप भी मुझे बस प्रेजेंट सर लिख दो, बस इतना सा चाहिए, ठीक है। तो आप ये लिख दोगे मैनेजमेंट किस किस तरीके से। देखो अब ये 3 नंबर के लिए है, कैसे लिखना है मैं पहले बता रहा हूँ। मैं अच्छे से पहले आपको ये हेडिंग देनी है, 8 क्या होती है, ठीक है। फिर 3 पॉइंट्स लिखने हैं, बताने वो प्रेजेंट है नहीं। फिर एक कंक्लूजन देनी है। कंक्लूजन क्या देनी है? देखो इसके अंदर दी हुई है सो द फीचर एंड प्रेजेंट, इसके बाद आएगा, सॉरी इसके और नीचे जाके देखो, हाँ ये देखो, सो दिस फीचर ऑन कंपेयरिंग, ये लाइंस के लिए कह रहा था। देखो ऑन कंपेयरिंग वी कैन कंक्लूड दैट मैनेजमेंट इज नॉट, लिखनी कंपलसरी है गाइस, अगर नहीं लिखे तो बॉस गए हाथ से, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया, ये पहला क्वेश्चन था। 4th नंबर क्वेश्चन देखो, व्हाट इज मेंट बाय मैनेजमेंट एसेंस साइन, एक्सप्लेन विद एनी 3 फीचर्स। साइंस के लिए भी वापस आ जाओ। देखो आपको लग रहा होगा कि चैप्टर के हम कर चुके हैं, लेकिन आपको थोड़ी बहुत रिवीजन अच्छी है आप लोगों के लिए, क्योंकि जितने रिवीजन करोगे उतने माइंड में कंसेप्ट स्ट्रांग होते जाएंगे, ठीक है। अब मैनेजमेंट एसेंस 8 के ऊपर साइंस के ऊपर आता है, तो साइंस क्या होती है? अभी तो दिखाया मैंने, साइंस क्या होती है? चीज ऊपर फेंकी नीचे गई, कुछ ज्यादा ही नीचे चली, चलो कोई बात नहीं। चीज आपने ऊपर उछाली, चीजें नीचे चलेगी, आपको ग्रेविटी है। अगर आप इक्वल, देखो मुझे साइंस ज्यादा आती नहीं है, ठीक है, मैंने इसलिए कॉमर्स ली थी तो ऐसे होता है कि आप किसी चीज को पुश करते हो, आपको उत्तर पुश बैक वापस मिलता है, क्या ये साइंस है एक तरीके से। तो अब साइंस के अंदर 4 पॉइंट थे, क्या क्या थे? सबसे पहले सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, 6th में साइंस की बुक, 7th में साइंस की बुक, 8th में, 9th में, 10th में, पता नहीं कहां साइंस की बुक इतनी ज्यादा थी। साइंस पढ़ी है ना सबने? बोलो दिल पे दुखी हो गए, बोलो पढ़ी है मैंने साइंस, मैंने भी पढ़ी यार, बड़ी बेकार लगती है मुझे। फिर आ जाती है आपकी, क्या नाम लेते हैं मैनेजमेंट के 11th 12th के अंदर बुक्स पढ़ रहे हो, आगे MBA BBA जो भी करोगे उसके अंदर भी बुक्स लगेंगी, तो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। दूसरा पॉइंट आता है इसके अंदर कौन सा? यूनिवर्सल वैलिडिटी। कहां गया देखो, चलो ये बोल देते हैं, डेटॉल हैंड सैनिटाइजर, ठीक है। अब मैं हैंड सैनिटाइजर को ऊपर फेंक रहा हूं तो क्या हो रहा है? ये नीचे आ रहा है। अगर आप लोग भी करके देखोगे, कोई भी चीज को ऊपर फेंकोगे तो वो चीज क्या आएगी? नीचे आएगी ना। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सल वैलिडिटी है। वही मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है, मैंने अपने लेक्चर के अंदर बताया था, सेल्फ सर्विस कहीं जगह काम करेगा, जैसे इंडिया के अंदर ये चीज काम नहीं करती ज्यादा। क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर होता है भैया, हमें इंडिया के अंदर होता है कि हमें खाना हमारी टेबल पे चाहिए। आप अगर खुद उठ के लेके आओगे तो आप लोगों एक थोड़ा सा है यार इंडिया के अंदर कि हम लोग नहीं एक्सेप्ट करते। देखो है ट्रुथ है ट्रुथ, तो वहां पे अमेरिका के लोगों के अंदर नहीं होता, वो अपने आप सेल्फ सर्विस करते हैं। तो एक प्रिंसिपल कहीं जगह लगता है कहीं नहीं लगता है, तो यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स हो गए, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं है। तीसरा पॉइंट होता है इसमें रेप्लिकेशन इज पॉसिबल इन साइंस। रेप्लिकेशन क्या होता है? 2 साइंटिस्ट हैं, दोनों साइंटिस्ट को कहते हैं कि भैया आप वैल्यू ऑफ पाई निकालो, ठीक है। अब पहले वाले पर्सन की भी वैल्यू क्या आएगी? 3.14। पहले वाले पर्सन की भी वैल्यू क्या आएगी? 3.14 आएगी। एक और पर दूसरा पर्सन की भी वैल्यू क्या आएगी? 3.14 आएगी। तो दोनों की वैल्यू क्या है? सेम है, ठीक है। अब वही सेम अगर मैं सेल्फ सर्विस वाला कंसेप्ट लगा दूं, अगर मैं कहीं अगर चला जाता हूं बैंगलोर वाली साइड, ठीक है, साउथ वाली साइड है, केरला वाली साइड, वहां पे मैं सेल्फ सर्विस का आउटपुट लगाऊंगा तो फिर लोग मेरे हिसाब से मुझे लगता है फॉलो करेंगे। वही अगर मैं यहाँ पे पंजाब हरियाणा वाली साइड चले जाऊँ तो कतई ना भैया, हाथ जोड़े, ये प्रिंसिपल तो फॉलो ना हो। राजस्थान के अंदर भी हम कह सकते हैं कि राजस्थान में भी फॉलो नहीं होता, मैं तो खुद राजस्थानी हूँ। पर अगर मैं बात करता हूँ केरला, वहां वो जो साइड है ना यार, वो बहुत ही अमेजिंग साइड है यार। मैं ना अभी आप लोगों से थोड़ा बहुत और इंटरेक्ट करता रहूंगा तो मैं आपको बताऊंगा भी यार, केरला व्हाई साउथ इंडिया इज मोर डेवलप्ड देन नॉर्थ इंडिया। साउथ इंडिया के बारे में हंसी मजाक में कर देते हैं, बट साउथ इंडिया के अगर आप देखोगे ना यार, परफेक्ट डेमोक्रेसी इज अप्लाइड देयर। हमारे तो यहाँ पे लड़ते रहते हैं बीजेपी कांग्रेस, वहां पे बीजेपी कांग्रेस नहीं चलता साउथ के अंदर।
वहाँ पे खुद की लोकल पार्टी है, तब बढ़िया काम करती है ना ये। आपके ऊपर मैं इसके ऊपर डिटेल वीडियोस कभी लेके आऊंगा, मैं स्पेशल वीडियोस भी आएंगे, उसके ऊपर मैं बताऊंगा। बहुत तगड़ी है साउथ की डेमोक्रेसी, और मुझे साउथ के लोग सच्ची में है ना, वो जिस तरीके से फंक्शन करते हैं ना, बहुत अमेजिंग। उनकी इंडस्ट्री कितनी आगे बढ़ चुकी है, साउथ इंडस्ट्री, ठीक है। तो ये सेम है कि भाई सेल्फ सर्विस का कहीं लग जाता है, कहीं नहीं लगता, ठीक है। तो ये वाले पॉइंट्स है कि रेप्लिकेशन नहीं लगेगी, क्यों? क्योंकि दोनों को सेम रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। रेप्लिकेशन का मतलब होता है सेम रिजल्ट मिलना। अगर साइंस के अंदर आपको सेम रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन वहां पे मैनेजमेंट के अंदर आपको सेम रिजल्ट नहीं मिलेंगे, तो यहाँ पे भी चला गया। फिर आ जाता है आपका आखिरी पॉइंट, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स। साइंस के प्रिंसिपल्स भी अच्छे से थ्योरीज होती है, जैसे आपने किया था क्लास 10 के अंदर, रदरफोर्ड आया था, फिर ये आया था, उन्होंने गोल्ड को पीटा, कुछ थ्योरीज लिखी, फिर वो डिनाई करी, ये फालतू के सारे, मतलब एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद ही एक पर्टिकुलर थ्योरी को एग्जिस्टेंस मिलती है। अगर मुझे कोई थ्योरी लगती है, पर मैं ऐसे नहीं कह सकता मुझे लग रही है इसलिए थ्योरी एप्लीकेबल है, नहीं, आपको प्रूफ करना पड़ेगा बॉस। आप प्रूफ करोगे तभी हम इस चीज को मानेंगे। वैसे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी हैं, उन्हें भी ऐसे नहीं कि आप लोगों ने ऐसे उठे और आज दिन चढ़िया डिवीजन ऑफ वर्क हमने बनाया, ऐसे नहीं चलता। तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छे से हर एक प्रिंसिपल को अलग अलग कंडीशन में एग्जामिन करना पड़ेगा। लेकिन साइंस के प्रिंसिपल सेम रिजल्ट देते हैं, क्यों? यूनिवर्सल वैलिडिटी है। क्या मैनेजमेंट के प्रिंसिपल सेम रिजल्ट देते हैं? नहीं, वो मोस्टली ऐसे अप्लाई होते हैं, पर हम 100% नहीं कह सकते। इसलिए जो पॉइंट होता है इसे हम क्या कहते हैं, पार्शियली प्रेजेंट। तो 4 पॉइंट्स हो गए, कौन कौन से? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है हमारे पास, ठीक है। ये हमारा जो है, हमारे पास अगला जो पॉइंट है हमारे पास, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट, ये कौन सा पॉइंट हमारे पास? पार्शियली प्रेजेंट है, ठीक है। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज यूनिवर्सल वैलिडिटी ने और एप्लीकेशन पॉसिबल इन साइंस में हमारे पास नहीं है, तो ये वाला पॉइंट भी यहाँ पे कट हो जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं हमारे पास आगे क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे देख सकते हैं जिस तरीके से इन्होंने आंसर लिखा है, एग्जिस्टेंस ऑफ सिस्टमैटिक साइंटिफिक मेथड यूनिवर्सल एप्लीकेबल एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स, ठीक है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखो, मैनेजमेंट इज द सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज दैट एक्सप्लेन सर्टेन जनरल ट्रुथ। बॉस यहाँ पे जो एक वर्ड आया है, कौन सा? जनरल ट्रुथ। अब जनरल ट्रुथ वर्ड आने से हम लोगों को आइडिया मिल जाना चाहिए कि हम यहाँ पे किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। मैनेजमेंट ऐसे साइंस के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। हम किस चीज के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं? मैनेजमेंट ऐसे साइंस के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको सेम साइंस के प्रिंसिपल्स आ जाएंगे, आप कर लोगे, ठीक है। अब देख लो, आपको क्वेश्चंस का लेवल पता चल रहा है। जनरल ट्रुथ क्या है? एक कीवर्ड बन गया आपका, ठीक है। आपको अब याद रहेगा कि जनरल ट्रुथ आएगा तो हमें साइंस के बारे में बात करनी है। ओके, मैनेजमेंट इज अ स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज टू अचीव द डिजायर्ड गोल, एक्सप्लेन। ओके, मैनेजमेंट के स्किलफुल, अब यहाँ पे स्किलफुल आ गया तो आपको क्या आ रहा है यार? स्किल तो हम कहाँ दिखाते हैं? हमारे आर्ट के अंदर दिखाते हैं, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे? मैनेजमेंट इज एन आर्ट वाला आंसर लगाएंगे, सेम एक्सप्लेनेशन चलेगी, ठीक है। आगे देखिए, देखो 3 नंबर के अंदर आपने देखा साइंस आया, आर्ट आया, एक चीज नहीं है, क्या? प्रोफेशन नहीं है। दिमाग के अंदर घंटी बज रही है कि पीवाईक्यूज क्यों इंपॉर्टेंट है। अब आ रहा है आप लोगों को समझ में कि पीवाईक्यूज में क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि ये पॉइंट्स आपके दिमाग में बैठने ज्यादा जरूरी है, ठीक है। 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या आता है 4 से 5 नंबर वाले क्वेश्चन के अंदर। साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज दैट एक्सप्लेन्स सर्टेन जनरल ट्रुथ और ऑपरेशंस ऑफ जनरल लॉ इन लाइट टू द स्टेटमेंट डिस्क्राइब द वर्ब स्टेटमेंट। मैनेजमेंट ऐसा साइंस जो मैंने बताया सेम डिटेल एक्सप्लेन करना है, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है। आपने एक चीज देख रहा हूं यार, मैं धीरे धीरे करके नोटिस कर रहा हूं, साइंस आए जा रहे हैं यार, रिपीटेडली आ रहे हैं। घंटी बजनी चाहिए गाइस, आप लोगों को पता होना चाहिए कि साइंस बार बार आ रहा है तो किस चीज पे ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। द स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन वापस आ गया यार, कौन सा है यहाँ पे? आपका मैनेजमेंट एस एन आर्ट, डिट्टो सेम कर दोगे आप, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है। एक तो प्रोफेशन का दे दो बॉस। Okay, management is regarded as an art by some, as science or inexact science by others. The truth seems to be somewhere in between. In the light of this statement, explain the nature of management. बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन कहता हूँ यार मैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, इसे मैं डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ, इसलिए मैं बोर्ड पे आ जाता हूँ, आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ क्या है इस क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन ने पता क्या कहा यार, मैनेजमेंट को आप साइंस भी कह रहे हो, कहते बिल्कुल सही है, आप आर्ट भी कह रहे हो, हाँ जी भैया, मतलब साइंस के अंदर भी आपको कह रहा हूं, आप इसे इनएग्जैक्ट साइंस है ये, या सोशल साइंस आप कह रहे हो, हमें इससे भी कोई आपत्ति नहीं, हमने ठीक है भैया। लेकिन बॉस मुझे अब बताओ कि इन दोनों में से मैं किस साइड जाऊं। आप मुझे नेचर बता दो कि आर्ट कितना है और साइंस कितना है, तो आपको पता है यहाँ पे क्या करना है। ऐसे नहीं करना कि साइंस के सारे पॉइंट लिख दे, आर्ट के सारे पॉइंट लिख दे, नहीं यार, टाइम वेस्ट होगा। जो जो पॉइंट्स प्रेजेंट है आपको वही पॉइंट लिखना है। मतलब आपको इस क्वेश्चन के अंदर 2 पॉइंट्स लिखने हैं साइंस के, और आर्ट के तो आपको 3 पॉइंट्स जो मैंने बताए थे वो तो आपको लिखने ही है, यानी कि 5 पॉइंट्स के लिखना है आपके अंदर, ठीक है। आपके मन में आ रहा होगा कि बच्चे में 2 क्यों छोड़ दिए, क्योंकि बहुत उसमें मैनेजमेंट क्लियरली साइंस की तरफ इंडिकेट नहीं कर रहे थे। यूनिवर्सल वैलिडिटी और एप्लीकेशन इज पॉसिबल इन साइंस क्लियरली इंडिकेट हो रहा था, नहीं था, लेकिन सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज में था,
सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। हाँ जी सर था, बॉडी ऑफ नॉलेज सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज में था। सिमिलरली यहाँ पे भी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज आपको लिखना होगा, ठीक है। यहाँ पे पर्सनल एप्लीकेशंस के अंदर था, बिल्कुल था। और यहाँ पे बेस्ड ऑन प्रैक्टिस था। तो तीनों पॉइंट्स तो यहाँ पे थे, ठीक है। यहाँ पे तो आपको कोई डाउट नहीं, आपको तो तीनों पॉइंट्स लिखना है, लेकिन यहाँ पे आपको लिखना है बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट, क्योंकि पार्शियली प्रेजेंट था, रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर आपको क्या करना है, आपको इन क्वेश्चंस के अंदर समझना है कि 8 के तो 3 पॉइंट लिखे, 5 नंबर का 6 नंबर का क्वेश्चन है यार। अब 4-5 के तो नहीं आता, सीधा 6 नंबर का आता, तो आपको 6 नंबर में अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ये चीज को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। क्या बात है, आपको समझना पड़ेगा कि आपको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। अगर आप 2 पॉइंट फालतू लिखोगे तो एग्जामिनर को समझेगा कि बच्चा रट्टाफिकेशन वाला है, ठीक है। आपको अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करना है, ठीक है। 8 के 3 पॉइंट, यहाँ पे सिर्फ 2 पॉइंट लिखने हैं, ठीक है। आप लिख दोगे, ठीक है। जैसे मैनेजमेंट इज आर्ट एज वेल एज साइंस, और एग्जैक्ट मैनेजमेंट इज एन आर्ट, इसके अंदर जैसे आपने कुछ पॉइंट्स लिखे, ठीक है, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस मैनेजमेंट एज ए साइंस, फिर आपने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे, ठीक है। यहाँ पे यूनिवर्सल वैलिडिटी एंड एप्लीकेबिलिटी नहीं लिखना था, ठीक है। ये इन्होंने एक्स्ट्रा पॉइंट डाला हुआ है, ये पॉइंट आपको नहीं लिखना है, ठीक है। और क्यों नहीं लिखना, इन्होंने पता नहीं क्यों लिखा हुआ है वैसे, पर शायद इसके अंदर कुछ लिखा होगा, इसलिए मुझे पता नहीं, पर ये आपको पॉइंट नहीं लिखना। क्यों नहीं लिखना आपको ये पॉइंट, क्योंकि बहुत सी क्वेश्चन 6 नंबर का है, और 6 नंबर के क्वेश्चन के अंदर आपको जरूरी 6 पॉइंट, मतलब अप्रोक्सीमेटली आपको 5 पॉइंट्स तो आप लिखोगे, और एक आपको ये भी बताने, 1 नंबर आपको इस चीज का लगेगा एक्सप्लेन करने में कि आर्ट प्रॉपर्ली और इनएग्जैक्ट साइंस है। तो 6 नंबर इस तरीके से बनेंगे, यूनिवर्सल वैलिडिटी पॉइंट आपको नहीं लिखना है। आगे देखिए, मैनेजमेंट इज प्रोफेशन, फाइनली आया तो सही। मैं क्या यार, ये क्वेश्चन ही नहीं आ रहा, ठीक है। थैंक यू टीम, एक मैनेजमेंट की लात तो बजे आपने। 10th नंबर क्वेश्चन देखिए, 2011 में आया था यार, 10-20 साल पुराना, 10 साल पुराना क्वेश्चन है ये, पर कोई बात नहीं, 10 साल पुराना है जितना मर्जी। पर आपको एक चीज तो नोटिस में आ गई कि अगर आप थोड़ा इस तरीके से डगमगाए हो और आपको लग रहा है कि मैं अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस करता हूं, तो मैनेजमेंट एज एन प्रोफेशन को आप शायद स्किप कर सकते हो, ठीक है। प्रोफेशन के 4 पॉइंट्स हैं, ठीक है। प्रोफेशन क्या होता है पहले वो बताओगे। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, डॉक्टर्स की पढ़ाई है, मैनेजमेंट की पढ़ाई है, प्रेजेंट है। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, डॉक्टर बनने के लिए नीट करना पड़ता है, इंजीनियर के लिए आईआईटी करनी पड़ती है, मैनेजर बनने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता, आपके पास बस स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है। तो ये पॉइंट प्रेजेंट नहीं है। उसके बाद क्या आता है, सर्विस मोटिव, वो क्या कहते हैं, हम अपने क्लाइंट्स को अच्छे से सर्व करें, ठीक है। डॉक्टर होता है कि मैं मेरे पेशेंट के अच्छे से ध्यान रखूं, हमारा क्या होता है, प्रॉफिट कमाना है हमें, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट भी नहीं है। चौथा पॉइंट क्या है इसके अंदर, कि वहां पे प्रोफेशनल एसोसिएशन प्रेजेंट है, हालांकि मैनेजमेंट में भी है, जैसे वहां पे है ना बार काउंसिल ऑफ इंडिया, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, हमारे पास भी ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, जो न्यू दिल्ली के अंदर है, ईमा कहते हैं उसे। लेकिन जरूरी नहीं है यार हम सबको वहां पे जाना, तो हम इसे नहीं मानते, और ना ही उसके एथिकल कोड जो भी रूल्स है रेगुलेशन, मैं डॉक्टर, मैं कभी किसी पेशेंट को मना नहीं करूँ, उनके रूल्स है, हमारे नहीं होते, क्योंकि हमारे वहां पे जाना, जब स्कूल ही नहीं जाना तो स्कूल का होमवर्क करना भी जरूरी नहीं है, इसलिए तीसरे पॉइंट भी प्रेजेंट नहीं होता। आप डिट्टो सेम लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे इन्होंने देखो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का मेंशन किया यहाँ पे, ठीक है। आप इन्हें अच्छे से पॉइंट्स को लिख सकते हो। इस मैनेजमेंट ऑफ साइंस गिव एनी 3 रीजन टू सपोर्ट योर आंसर, लिख दोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। कि इस मैनेजमेंट एज एन आर्ट लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके मैनेजमेंट साइंस आर्ट और प्रोफेशन के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब बारी है लेवल्स और फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, और ये मेरा फेवरेट पार्ट है। यहाँ पे आपका दिमाग ज्यादा चलेगा, आपको आइडेंटिफाई करना होगा कौन से पार्ट में कौन सा पार्ट आएगा, मतलब कौन से क्वेश्चन में कौन सा पार्ट आएगा, मजा भी आएगा। ओके, एट विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट द मैनेजर्स आर रिस्पांसिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मैं हमेशा कहता हूँ कौन सा लेवल आएगा, टॉप लेवल। क्यों आएगा, अरे भैया असनीर ग्रोवर की कंपनी डूब गई, अरे अमन गुप्ता की कंपनी चढ़ गई, अरे कंपनी किसकी, असनीर ग्रोवर कौन है, टॉप लेवल है। टॉप लेवल इज ऑलवेज रिस्पांसिबल फॉर सर्वाइवल, क्यों टॉप असनीर ग्रोवर ही करेगा ना, वो कंपनी को जिस हिसाब से चलाएगा। अगर आज इलोन मस्क की कंपनी अगर ग्रो कर रही है तो हम क्या कहते हैं कि उसके प्रोडक्शन मैनेजर नहीं यार, इलोन मस्क की कंपनी चल रही है, इलोन मस्क की कंपनी उसकी वजह से चल रही है। क्यों, बिकॉज टॉप लेवल इज ऑलवेज रिस्पांसिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मैंने पॉइंट स्पेशली बताया था, ठीक है। देख लो टॉप लेवल आएगा इसके अंदर, आप टॉप लेवल के पॉइंट्स बता दोगे। नेम द लेवल ऑफ मैनेजमेंट एट विच द मैनेजर आर रिस्पांसिबल फॉर इंप्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग द प्लान्स एंड स्ट्रेटजीज। देखो मैंने आपको कुछ बताया था, आपके ना अगर आपने कल का लेक्चर देखा होगा तो आपकी मेमोरी रिफ्रेश हो रही होगी। टॉप लेवल बताएगा कुछ मिडिल लेवल को कि भैया इस तरीके से काम कर रहा है, मिडिल लेवल काम करवाएगा, ये बता रहा है, ये काम कर रहा है, काम करवा कौन रहा है, मैं करवा रहा हूँ, काम वो कर रहे हैं,
वो बता रहा है, काम करवा कौन रहा है, मिडिल लेवल करवा रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास, मिडिल लेवल होगा। ठीक है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट ये चीजें करता है। तीसरा नंबर देखो, योर ग्रैंडफादर हैज रिटायर्ड फ्रॉम द डायरेक्टर ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। बहुत बढ़िया बात है दत्ता। एट विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट वाज ही वर्किंग। यार एक चीज बताओ, डायरेक्टर है ना, तो कहां पे होगा, टॉप लेवल पे होगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन आर परफॉर्म्ड एट दिस लेवल, ही वाज वर्किंग एट टॉप लेवल। ठीक है, योर ग्रैंडफादर वाज रिटायर्ड फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन इन व्हिच ही वाज रिस्पांसिबल फॉर इंप्लीमेंटिंग द प्लान्स। इंप्लीमेंटिंग द प्लान समझे, इंप्लीमेंट यहां से ऑर्डर्स है, यहां पे करा तो इंप्लीमेंट कौन करवा रहा है, वो काम कर रहे हैं, उन्हें काम करवा कौन रहा है, मिडिल लेवल करवा रहे हैं। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, मजा आ रहा है आप लोगों को, समझ में तो आ रहा है ना, दिमाग चलना चाहिए। लिस्ट एनी टू फंक्शन और टॉप लेवल लिख दोगे आप लोग, लिस्ट एनी टू फंक्शन और मिडिल लेवल लिख दोगे। ये दिल्ली रात 2000 ये पता नहीं कितने कितने साल पुराने क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं। अब 4-5 नंबर के क्वेश्चन आंसर देखो किस किस हिसाब से आते हैं। देखो, रमन इज वर्किंग एज अ प्लांट सुपरिटेंडेंट इन टिफिको लिमिटेड, नेम द मैनेजरियल लेवल एट व्हिच ही इज वर्किंग। ओके, एट व्हिच ही इज वर्किंग। यार देखो, जितने भी मैनेजर्स होते हैं, बड़े बड़े अधिक मतलब सुपरिटेंडेंट्स होते हैं, ये सब कहां पे वर्क करते हैं, तो मिडिल लेवल के अंदर काम करते हैं। क्यों, क्योंकि काम करवाते हैं। मिडिल लेवल, टॉप लेवल क्या करता है, आदेश देते हैं। मिडिल लेवल कौन होता है, मंत्री होता है, वो काम करवाते हैं। और तीसरा कौन होता है, लोअर लेवल, जनता होती है। जनता जनता मतलब जनता के जो हमारे होते हैं, अध्यक्ष मान सकते हैं जनता के, या कैसे बताऊं मैं आप लोगों को, वो एक तरीके से जनता ही मान लो आप उसे। ठीक है, कि वो काम करने वाले लोग हैं। ठीक है, मैं लोअर लेवल से काम करवाऊंगा, कौन करवाएगा, मिडिल लेवल करवाएगा। ठीक है, तो he is working at middle level. Obviously, management is a series of continuous interrelated function with predetermined sequence. Explain. अब ये पता क्या है, मैनेजमेंट इज अ सीरीज ऑफ कॉन्टिन्यूस एंड इंटररिलेटेड फंक्शंस। एक चीज बताओ बॉस, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको हिरार्की बनानी है। कौन सी, जो मैंने बताई थी, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। ठीक है, आपको यहाँ पे ये पॉइंट्स बताने हैं। अब किस तरीके से, टॉप लेवल है, टॉप लेवल मिडिल लेवल से कनेक्टेड, मिडिल लेवल तो आपको बताया यहाँ से भी वहां से भी है। अगर आपको एक याद है, मैंने कहानी आपको पहले वाले लेक्चर्स में बताई होगी कि एक बार रतन टाटा जी की कंपनी के अंदर हड़ताल सी हो गई थी। तो क्या हुआ था कि वो जो थे वर्कर, तो रतन टाटा जी वहां पे जाके खुद बैठ गए थे। तो उससे वर्कर्स को एक लगा, यार ये आदमी हमारे साथ बैठा है, यार कुछ तो बात है, उन्होंने हड़ताल छोड़ दी थी, है ना। तो टॉप लेवल और मिडिल लेवल का भी, लोअर लेवल का, जिनका आपको लग रहा है रिश्ता नहीं है, बहुत अच्छा गहरा रिश्ता है यार। काम अगर वो अश्विनी ग्रोवर कह रहे हैं कि मेरी कंपनी के अंदर ऐसे ऐसे काम होगा, मिडिल लेवल इंप्लीमेंट करवा रहे हैं, तो अगर जब तक इंप्लीमेंट करने वाले हैं कौन, लोअर लेवल है। अगर लोअर लेवल इंप्लीमेंट नहीं करेगा तो कंपनी ठप है ना। तो फिर मिडिल लेवल, टॉप लेवल को किसका अकॉर्डिंग काम करवाना पड़ता है, लोअर लेवल की। भाई लोअर लेवल के एम्प्लॉय, अगर मैं कहता हूँ कि इनके 10,000 यूनिट ना भैया, आपको लोअर लेवल के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपके वर्क करते हैं, वर्कर्स की यूनियन है वो, आप उनके बिगाड़ नहीं कर सकते। और लोअर लेवल को किसका अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है, टॉप लेवल की। वो आदेश देते हैं ना, इंटररिलेटेड। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गए हैं हमारा। चलो बस इतने क्वेश्चन थे। नेचर एंड कोऑर्डिनेशन के ऊपर देख लेते हैं। कोऑर्डिनेशन क्या होता है, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट। वर्ड याद रखना, कौन कौन से, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट या क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट। मैं से कोऑर्डिनेशन का ना कर्ण बुलाता हूँ। कर्ण कौन, छठा पांडव। 5 पांडवों का तो आपको पता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। छठा पांडव था आपका कोऑर्डिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, कोऑर्डिनेशन ये तो कुछ नहीं है। व्हाट इज मेंट बाय कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन आप बता सकते हो कि कोऑर्डिनेशन क्या होता है, कि कोऑर्डिनेशन इज अ फोर्स दैट बाइंड्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड फोर्स यू, एंड नो वी कैन नॉट से फोर्स यू बट बाइंड्स यू टू वर्क इन पीस एंड हार्मनी। आपको अच्छे से काम करना चाहिए और शांति से, मतलब ऐसे कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। शांति मतलब ऐसे क्या कोऑर्डिनेट कर रहे हो कि भाई हाथ से हाथ, मैंने एक लाइन बोली थी, होल्डिंग हैंड इन हैंड, आपको इस तरीके से काम करना है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन को आप डिफाइन कर दोगे। एक्सप्लेन व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, आपको इंपॉर्टेंस एक्सप्लेन करनी है। तो इंपॉर्टेंस के अंदर जैसे मैंने पॉइंट्स बताए हुए थे आप लोगों को, ये 3 ही पॉइंट्स होते हैं। और एक और चीज बताता हूँ, कोऑर्डिनेशन के फीचर्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं, जितने 3 इसके इंपॉर्टेंस है। कौन कौन से इंपॉर्टेंस है साथ साथ बता देता हूँ। साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे लोग, अलग अलग विचारधाराओं के लोग, तो आपको अलग अलग विचारधाराओं के लोगों को एक साथ लाना पड़ेगा। कोई कह रहा है कि नहीं भैया, अगर मुझे कोई एक बंदा कह रहा है कि भाई काम स्पीड से होना चाहिए, कोई बंदा कह रहा है नहीं आराम से करना चाहिए, क्वालिटी काम करना चाहिए, कोई क्वालिटी, मैं क्या कहूंगा भाई साथ में कोई दिक्कत नहीं। कोई हिंदू है वो कह रहे हैं कि जय सिया राम के ला रहे हैं, यहाँ पे कोई मुसलमान है वो अल्लाह अल्लाह कह रहे हैं। अब इन दोनों बंदों को मैं क्या कहूंगा, साथ में आओ, कोई दिक्कत नहीं है यार। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, ये कहेंगे हम लोग, क्या करेंगे साथ में लेके आएंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है इसके अंदर स्पेशलाइजेशन। मैं इस फील्ड का स्पेशलिस्ट हूँ, मैं भी इसी फील्ड का स्पेशलिस्ट हूँ, तू काम धीरे करेगा, तू काम तेज करेगा। फिर दोनों की गर्दन में ऐसे इसने तुक्का मारा, ऐसे मारा, क्या हो रहा है, स्पेशलिस्ट है अपने अपनी चौड़ के अंदर। तो हमें क्या कहना है भैया, अपनी अपनी चौड़े छोड़ो,
और एक काम करो, दोनों एक कोऑर्डिनेशन करो, एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करो और अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन करो। तीसरा पॉइंट आता है ना फंक्शनल डिफरेंशिएशन। 4 डिपार्टमेंट्स होते हैं, कौन कौन से? मार्केटिंग, फाइनेंसिंग, प्रोडक्शन, सेल्स। सेल्स वाला कहता, सेल्स वाला किस पे डिपेंडेंट है? फाइनेंस प्रोडक्शन वाले पे, कि प्रोडक्शन जितने यूनिट देगा उतनी वो सेल्स करेगा। अब जो सेल्स, अब जितने उसने सेल्स करी, अब सेल्स से किसका इफेक्ट पड़ता है? फाइनेंस वाले को। फाइनेंस वाले के पास जितना पैसा है उतना वो मार्केटिंग वाले को देगा, मार्केटिंग वाले पे जितना पैसा है वो उतनी मार्केटिंग करेगा, उतनी उसकी डिमांड बढ़ेगी, और जब डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन वाले का काम बढ़ेगा। तो ये सारे क्या इंटर रिलेटेड है। अगर इनमें से कोई भी आज से क्या देखी नहीं, मैं से इनके साथ काम नहीं करता, तो क्या ऑर्गेनाइजेशन चलेगी? नहीं चलेगी। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपके इन्हें अच्छे से देख सकते हैं नीड एंड इंपॉर्टेंस के अंदर। इसके क्या क्या पॉइंट्स हैं देखिए, मैं आपको फंक्शनल डिफरेंशिएशन, ये साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और स्पेशलाइजेशन है। ठीक है, आगे देखिए क्या क्या क्वेश्चन है इसके अंदर, बता दोगे? जैसे ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल डिफरेंशिएशन, साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। एक और वर्ड आ जाता है काफी बार, इक्वालिटी। ठीक है, ये वर्ड आ जाए ना, एक्सप्लेन आओ तो आपको बता देना किस तरीके से एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है। मैंने आपको इसके भी पॉइंट्स बताए हुए, क्या कौन कौन से पॉइंट्स है याद करो। याद है लास्ट के सारे पॉइंट्स की? प्लानिंग के अंदर भी लगता है कि आपको ओवरऑल प्लान्स एंड पॉलिसीज को कोऑर्डिनेट करता है डिपार्टमेंटल प्लान्स के साथ। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आपके अथॉरिटी, रिस्पांसिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी के अंदर, स्टाफिंग के अंदर मैं कौन सा काम, मुझे कोऑर्डर्स चाहिए। आ गए एमबीए वाले, मैं कहूंगा नहीं तुम्हारे बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं बन रहा, कोडिंग का काम चाहिए, कोऑर्डर्स आगे तुम्हारे बीच में कोऑर्डिनेशन बन रहा है। डायरेक्ट करना पड़ता है, मुझे सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में हमें क्या चाहिए? कोऑर्डिनेशन चाहिए। भाई तू ढंग से काम कर सकता है तो कर सकता है, ठीक है बॉस हम कर सकते हैं, दोनों के बीच में क्या हुआ? रिलेशन है। तीसरा था कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का क्या मतलब होता है? एक्चुअल और आपका फाइनल आउटपुट मैच करना चाहिए। मैंने कहा मेरे एम्प्लॉयज को, मैंने कहा मेरे स्टूडेंट को 12 चैप्टर एक दिन में होने चाहिए। ठीक है, क्या 12 चैप्टर एक दिन में होने चाहिए? अगले दिन मैं जाके देखूंगा कि एक ने 3 करे, एक ने 4 करे, मैं कहूंगा तुम्हारे अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं, क्योंकि तुम्हारे, मैंने कहा था 12 चैप्टर करने, तुम 3-4 कर रहे हो, यानी कि आपका एक्चुअल आउटपुट और आपका फाइनल आउटपुट मैच ही नहीं कर रहा। ठीक है, इसके बाद परवेजिव है ये। ठीक है, रिक्वायर्ड एट एवरी लेवल और मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन है कोऑर्डिनेशन। नहीं यार, अगर करना होता ना तो देखो महाभारत का कोई होता ही नहीं, मतलब कर्ण इज सो मच इंपोर्टेंट इन महाभारत। ठीक है, और सबसे ज्यादा मैं कहता हूँ कि अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि जीवन के अंदर संघर्ष बहुत है तो आप कर्ण का जीवन जरूर देखिएगा यार। कर्ण के जीवन के अंदर मैं बहुत बार ऐसा होता है यार, इस बंदे के जीवन में इतनी सारी कठिनाई है, रुका नहीं यार ये बंदा, तो अच्छी बात है। चलो ये हो गया था हमारा कोऑर्डिनेशन। ओके, देखो क्या होता है, और कोऑर्डिनेशन नॉट अ सेपरेट फंक्शन, इट इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है कि आप लोगों को एक क्वेश्चन करने के अंदर। ठीक है, और आगे देखिए क्या क्या है पॉइंट्स इसके अंदर, कोऑर्डिनेशन, स्टाफिंग, ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दें। कंट्रोलिंग में कहाँ लगता है। एक्सप्लेन एनी 5 फीचर्स। ओके, एक्सप्लेन एनी 5 फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। 2012 10-20 साल पुराना, 10 साल पुराना क्वेश्चन है। कोई भी फीचर देखो, फीचर्स के अंदर मैंने आपको त्रिदेव दे रखे, जहां मर्जी लगा दो ये त्रिदेव काम देंगे। ठीक है, सिर्फ बिजनेस इन्वायरमेंट वाले चैप्टर को छोड़ के, उसके मैंने कहा कि सिर्फ वो एक चैप्टर जिसका आपको फीचर्स याद करना, बाकी किसी चैप्टर के फीचर्स याद नहीं करने। सच्ची में 3 पॉइंट्स है, कौन से? गोल ओरिएंटेड, परवेसिव, कॉन्टिन्यूस। आपको और पढ़ने सारे याद, 3 ही दिमाग में, याद नहीं करने। अच्छा इसका ये था, इसका ये था ना, दिमाग पे काहे लाला, नहीं तो आप देव कोई दबाव नहीं दे रहा है, सीधा आपके दिमाग के अंदर 3। क्यों पता है? फीचर्स के अंदर आपको एक पॉइंट बात बता दूं, आपको आइडेंटिफाई करने पे आएगा तो खुद की हेडिंग बना दो, ऐसा रट्टा फिकेशन थोड़ी ना मारना है, खुद की हेडिंग बना लिया, याद ही आ जाएगा। और पता है जनरली क्या होता है, वो पूछेगा प्लानिंग है, कंट्रोलिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, वो आप बता दोगे, फिर बोलेगा राइट एनी 3 फीचर्स। एनी 3 के अंदर सेव खेलो यार। अगर आपके पास बॉल आ रही है, वाइट बॉल आ रही है, तो बैट नहीं घुमाओगे क्या? घुमाओगे क्यों? विकेट का खतरा नहीं है, सीधा मारोगे छक्का। बिल्कुल उसी तरीके से जब दिख रहे यार सामने से एनी 3 फीचर, तो क्यों हम अपनी ऐसे दिखाएं कि हम इतने पढ़े लिखे? गोल ओरिएंटेड, परवेसिव, कॉन्टिन्यूस, बात खत्म करो। इसके अंदर भी आप लिख सकते हो एक एडिशनल, इन्होंने 5 फीचर्स के बारे में पूछा है, तो आप लिख सकते हो इसके अंदर जो मैंने आपको पढ़ाए थे। जैसे इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स है, 3 तो मैंने आपको बता दें। एक आपको पता है कि कोऑर्डिनेशन, इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट और रिस्पांसिबिलिटी होती है हर एक मैनेजर की। ठीक है, फिर देखो व्हाट इज मेंट बाय कोऑर्डिनेशन, हाउ इट इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स और एंश्योर यूनिटी इन एक्शन। यहाँ पे आपको बेसिकली इसके 2 फीचर्स पूछे हैं, कौन से? इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स वाला और एंश्योर यूनिटी इन एक्शन। यूनिटी किस तरीके से होता है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था ना, प्रोडक्शन, सेल्स, फाइनेंस, यूनिटी मेंटेन करता है। और इंटीग्रेट ग्रुप करता है ग्रुप एफर्ट्स को, हिंदू मुस्लिम दोनों को मिला कहता है हम भाई भाई हैं यार। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, कोऑर्डिनेशन इज क्या लिखा भाई, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ ग्रुप्स efforts to achieve the organizational objective and the right of this statement। इतना हार्ड वर्ड दिया ना इन्होंने, इतना पढ़ते पढ़ते मेरी 2 पुस्तकें निकल गई। साइनोक्रोनाइजेशन, साइनोक्रोनाइजेशन
मैं इंग्लिश भी पढ़ाता हूँ वैसे। चलो, ऑल इंडिया 2011 में था। बेसिकली ये सारी चीजों के ऊपर ध्यान मत देना, इन लाइन के ऊपर मत पढ़ना क्या लिखा है। इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट एक्सप्लेन हाईलाइट एनी थ्री। पता है आपको क्वेश्चन क्या आएगा, एक बड़ी सारी लाइन दे देगा हार्ड सी, फिर पूछेगा क्या, कोई भी 3 फीचर बता दो। तो कोई भी 3 है बता दो, जो मर्जी आपको मन में बता दो। इससे जरूरी थोड़ी है इस लाइन के हाईलाइट के अंदर आपको कुछ करना है, कुछ नहीं करना है ऐसा, ठीक है। फिर कोऑर्डिनेशन इज नीडेड एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पे वो पॉइंट आ गया आपका कि आपको यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर वो जो पॉइंट है वो आपको एक्सप्लेन करना है, आप एक्सप्लेन कर दोगे, ठीक है। टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल पे किस तरीके से आता है। लास्ट क्वेश्चन आपका जस्टिफाई हाउ। फीचर्स के ऊपर अगर कॉन्टिन्यूस प्रोसेस कैसे, परवेसिव कैसे, डेलिब्रेट कैसे, नाजुक कैसे, आपको हर एक पॉइंट का एक्सप्लेन करना है, कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला पॉइंट देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंस है, अब इसके ऊपर हम फोकस करने वाले हैं। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आइए देखते हैं क्या क्या है इनके अंदर। ओके, व्हाट इज मेंट बाय मैनेजमेंट ऑफ वर्क। मल्टी डायमेंशनल के अंदर 3 पॉइंट्स आते हैं, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, वर्क और ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ वर्क बताना है। व्हाट इज मेंट मैनेजमेंट ऑफ पीपल, ठीक है। व्हाट इज मेंट मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, तीनों पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं। वर्क क्या होता है कि काम किस कौन करेगा, व्हेन, हाउ एंड बाय हुम द वर्क विल बी डन। एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस किस तरीके से बनाई जाएगी, ये वर्कर्स के अंदर डायरेक्ट करना, मोटिवेट करना, किस तरीके से काम करना है, ये सारी चीजें बताना। और ये दोनों चीजें मिल जाएंगी तब हम क्या करवाएंगे, ऑपरेशन करवाएंगे। वर्क कौन करेगा, पीपल करेगा। जो पर्सन इज डूइंग द वर्क, ही इज डूइंग द ऑपरेशन, ठीक है। क्या होगा, बाइंग इनपुट्स, कन्वर्टिंग देम इनटू सेमी फिनिश्ड गुड्स, फिनिशिंग टच और देन सेलिंग, ठीक है। 3 पॉइंट्स हो जाएंगे, कोई चिंता की बात ही नहीं है। आइडेंटिफाई द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्वड इन द स्टेटमेंट। कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है बता देंगे, कोई चिंता नहीं है। द मैनेजमेंट इज इन्वॉल्वड इन मैनेजिंग एन ऑर्गेनाइजेशन आर कॉमन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन। यार सारे ऑर्गेनाइजेशन में लगता है, तो सारी जगह लगता है, तो कौन सा पॉइंट है, परवेसिव आ गया। What is meant by management? Management is the art of knowing what you want, you meant to do and then think that whether they do it in the best way or not, ठीक है। लेट्स टू सोशल ऑब्जेक्टिव। 2 सोशल ऑब्जेक्टिव बता दो। क्या क्या सोशल ऑब्जेक्टिव बता सकते हो कि हम एजुकेशनल कैंप्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, इसके अलावा हम एजुकेशनल कैंप्स के अलावा हम अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, पॉल्यूशन फ्री क्लाइमेट बना सकते हैं, इको फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन को अडॉप्ट करके। ओके, ये आप कर लोगे। एक्सप्लेन इन 1 सेंटेंस हाउ मेनी मैनेजमेंट इंक्रीज, ओके, इंक्रीज इन एफिशिएंसी। एक्सप्लेन इन 1 सेंटेंस हाउ मैनेजमेंट इंक्रीजेस। इंक्रीज क्या, आई क्यों लगाया है। अच्छा, एक तरीका बता दो एक्सप्लेन। अच्छा, एफिशिएंसी के बारे में बताना। एफिशिएंसी का मतलब, मैंने एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस की पहचान। एफिशिएंसी, सी का मतलब कॉस्ट, की काम जो आपको दे रहा है उसी कॉस्ट के अंदर करना है आपको, ठीक है। यानी कि अगर 1000 बोले तो या तो आप 1000 में करो, 1000 से कम में करो। 1000 1 रुपए में लगाते हो आप इनएफिशिएंट हो, ठीक है। इफेक्टिव, टी का मतलब टाइम। मैंने कहा 2 घंटे में काम होना चाहिए, आप 1 घंटे 50 मिनट में करो आप इफेक्टिव हो। 2 घंटे में करो आप इफेक्टिव हो। 2 घंटे 1 सेकंड में लगाया आप इनएफेक्टिव हो, ठीक है। एक्सप्लेन इन 1 सेंटेंस हाउ मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। किस तरीके से करती है यार, जब सारी चीजें मैनेजमेंट है, इफेक्टिवनेस है, एफिशिएंसी है, काम सही टाइम पे और सही कॉस्ट में हो रहा है, तो आपका ऑटोमेटिकली आपका गोल अचीव हो जाएगा, ठीक है। लेट्स टेन टू ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के अंदर सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ, कंपटीशन। ओके, द बिजनेस शुड अर्न इनफ प्रॉफिट so that it can survive in the competition market for a long period of time। और प्रॉफिट इतने ज्यादा होने चाहिए कि आप ग्रोथ और एक्सपेंशन दोनों कर सको, ठीक है। लेट्स टेन टू पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अच्छी सैलरी दो, अच्छा एनवायरनमेंट दो उन लोगों को, पर्सनल ऑब्जेक्टिव यहां से फुलफिल हो जाएंगे। ओके, हीरो लिमिटेड, क्या बात है, हीरो लिमिटेड। ओके, हीरो लिमिटेड इज अ टारगेट टू प्रोड्यूस 10,000 शर्ट्स पर मंथ एट अ कॉस्ट ऑफ ₹150 पर शर्ट। उन्होंने क्या कहा कि भैया 10,000 शर्ट बनानी है, एक शर्ट होनी चाहिए 150 रुपए की, ठीक है। तो प्रोडक्शन मैनेजर ने अपना जो काम था वो 160 रुपए पर शर्ट पे कर दिया। डू यू थिंक द प्रोडक्शन मैनेजर क्या वो इफेक्टिव है? इफेक्टिव का मतलब क्या, उसने कॉस्ट सही लगाई ना, उसने 10 रुपए पर शर्ट महंगा कर दिया। यानी कि अगर जो पहले देखा जाए उसके जो कॉस्टिंग थी वो अगर 15 लाख की पड़ रही थी, अब उसे 16 लाख की पड़ रही है, भैया 1 लाख का फालतू, 1 लाख रुपए फालतू लग रहे, इफेक्टिव नहीं है, ठीक है। ये आप लिख दोगे, ये मैनेजर इज इफेक्टिव, give reason, okay, as he has been able to achieve the target or production, however he has been effect। अरे यार मुझे लगा efficient पूछा, सॉरी इफेक्टिव था, सॉरी इफेक्टिव था। अगर इनएफिशिएंट होता तो मैं सोचूं यार गलत बढ़ा दिया, यहाँ पे यस लिखा है ना तो मैंने देख लिया, ठीक है, कोई बात नहीं, गलती। हम इंसान है, 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 आंखें, 1 नाक है, इंसान है हम भी।
Volvo Limited targets to produce 10,000 shirts at a cost of ₹100। ओके भैया 1 लाख की शर्ट्स बनानी है तो प्रोडक्शन मैनेजर ने 90 रुपए में कर दिया। क्या ये बंदा इफेक्टिव है? अब वापस पता है इन्होंने क्या किया, ये थोड़ा सा है ना, वापस इन्होंने इफेक्टिव का पूछ लिया तो हाँ ये बंदा इफेक्टिव है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बंदे ने कॉस्ट के बारे में, ये इफेक्टिव भी एफिशिएंट भी है, दोनों साथ में, ठीक है। व्हाई इट इज, अरे काके, अगर व्हाई इट इज सेड दैट मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। गोल ओरिएंटेड क्यों होता है मैनेजमेंट का? क्योंकि बहुत आप मैनेजमेंट, अगर आपका कोई गोल नहीं है तो आप मैनेजमेंट किस तरीके से करोगे? अगर मेरा गोल नहीं है कि मुझे ये चीज अचीव करनी है, अब मेरा गोल है तभी तो मैं अपनी मैनेजमेंट बनाऊंगा कि हम अच्छी मैनेजमेंट बनाए ताकि हम अपना गोल को क्या कर सके, अचीव कर सके। मैनेजमेंट हेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी बिल्कुल करती है, क्योंकि ये क्या करती है, एजुकेशनल कैंप्स ऑर्गेनाइज करती है, एजुकेट करती है लोगों को। इसके अलावा ये अवेयरनेस फैलाती है, एजुकेशन कैंप्स ऑर्गेनाइज करती है, इको फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन करती है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देती है, सारी वजह से। इट इज सेड दैट मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। आपके स्कूल में मैनेजमेंट लगती है, हॉस्पिटल्स में मैनेजमेंट लगती है, हर जगह मैनेजमेंट लगता है। आपके घर में आपकी मम्मी भी एक बहुत बड़ी मैनेजर है और वो पूरा घर मैनेज करती है। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी किस तरीके से? प्रोडक्शन वाला सेल्स वाला फाइनेंसिंग वाला मार्केटिंग वाला प्रोडक्शन, ये ग्रुप एक्टिविटी है। नेम द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग द एनवायरनमेंट इन विच इंडिविजुअल इज वर्किंग। एनवायरनमेंट आ गया तो मुझे समझ में आ गया भैया, डायनेमिक की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। क्या बोला था इन्होंने? नेम द प्रोसेस, ओके, अच्छा सॉरी, नेम द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग an environment in which individuals working together are management here, ठीक है। in order to, okay, in an organization employees are happy and satisfied, ठीक है, बढ़िया बात है। there is no chaos, यार ये chaos वर्ड आ जाता है ना तो मेरे मन में अंदर आ जाते हैं यार, कोऑर्डिनेशन लग रहा है यहाँ पे कहीं ना कहीं, ठीक है। and the efforts of the management is noticeable। अच्छा इसमें कैरेक्टरिस्टिक पूछे तो कैरेक्टरिस्टिक कौन सी होगी? इंटेंजिबल है। क्यों? क्योंकि आप हैप्पी हो, कहीं दिख रहा है। हैप्पीनेस कैसे होती है? शांति कैसे दिखाई देती है? सेटिस्फाइड, वो महसूस होती है यार, खुशी महसूस होती है। नेम द प्रोसेस ऑफ वर्किंग विद एंड थ्रू others to effectively achieve the organizational objectives by efficiently using its limited resources to the changing environment। इसके अंदर हमें क्या प्रोसेस बताना है? मैनेजमेंट ही है। आपको यहाँ पे पता कैरेक्टरिस्टिक पूछना चाहिए थोड़े क्वेश्चंस के अंदर है ना। अगर चलो मैं आपसे पूछता हूँ, अगर एक कैरेक्टरिस्टिक होती है तो आप कौन सी लिखते हैं कि इसके अंदर है कि लिमिटेड रिसोर्सेज इन चेंजिंग एनवायरनमेंट। चेंजिंग एनवायरनमेंट आ जाए तो समझ लेना डायनेमिक की बात कर रहा हूं मैं। मैनेजमेंट इंटेंजिबल फोर्स है। क्यों? क्योंकि आप मैनेजमेंट को महसूस कर सकते हो, आप देख नहीं सकते। अगर मैनेजमेंट है तो इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी होगी, कोऑर्डिनेशन होगा, नहीं है तो फिर कंफ्यूजन होगी। 4-5 नंबर्स के अंदर भी बहुत बार आए हैं, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। ओके, मेगा लिमिटेड एक वो सब मैन्युफैक्चरिंग वाटर हीटर, ओके ठीक है, वाटर हीटर कंपनी में काम करती है। इन द फर्स्ट ईयर, मैं गलती कर रहा हूँ, क्या गलती कर रहा हूँ मैं? आपको केस स्टडी ऐसे नहीं पढ़नी है, आपको केस स्टडी ऐसे नहीं पढ़नी, आपको केस स्टडी पढ़नी यहां से, क्वेश्चन से, यहां से आपकी केस स्टडी पढ़नी चालू हो जानी चाहिए। आपको पहले क्वेश्चन पढ़ना है, बाद में केस स्टडी पढ़नी है, ठीक है। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन, ये तो वही बात होगी, आपने रामायण तो पूरी पढ़ ली, उसके बाद पूछो श्री राम जी कौन है, तो ऐसा ही नहीं करना हमें। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस्ड अबव, ठीक है। हमें ऑब्जेक्टिव्स बताने, 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, बता देंगे। और स्टेट एनी 2 वैल्यूज, ठीक है, हम बता देंगे कौन कौन सी पॉइंट्स होते हैं यहाँ पे। अब देखो क्या क्या है। इन द फर्स्ट ईयर ऑफ इट ऑपरेशन द रेवेन्यू अर्न्ड बाय द कंपनी वाज जस्ट सफिशिएंट टू मीट इट्स कॉस्ट। टू इंक्रीज द रेवेन्यू द कंपनी analyze the reasons of less revenues and after analysis the company decided to reduce, okay, कंपनी ने, अब यहाँ से आपको ये 3 पॉइंट्स, अच्छा 3 नहीं 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, 2 चीजें। टू रिड्यूस द लेबर कॉस्ट बाय शिफ्टिंग द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट टू बैकवर्ड एरिया। यहाँ पे बहुत आपका आ गया कौन सा, यहाँ पे आ गया आपके पास आपका कौन सा ऑब्जेक्टिव आ गया आपके पास, यहाँ पे आया आपका सोशल ऑब्जेक्टिव। क्यों? क्योंकि आप बैकवर्ड एरियाज के अंदर जा रहे हैं, वहां पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। टू स्टार्ट अ मैन्युफैक्चरिंग सोलर वाटर हीटर एंड रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक वाटर हीटर स्लोली, ठीक है, ओके। This will not only help in achieving the objectives but also help in meeting other objectives too, ठीक है। Identify and explain the objective, कौन सा ऑब्जेक्टिव लग रहा है यहाँ पे आपको? सोशल ऑब्जेक्टिव लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको सोशल ऑब्जेक्टिव्स को बताना है। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव आपका यहाँ पे लगा था, ठीक है। मैं यहाँ पे पर्सनल ऑब्जेक्टिव ढूंढ रहा है, आप लोग मेरी मदद करो, मुझे पर्सनल ऑब्जेक्टिव सच्ची में नहीं मिल रहा। यहाँ पे कहीं पर्सनल ऑब्जेक्टिव की बात ही नहीं करी इन्होंने। देखते हैं आंसर के अंदर है या नहीं पर्सनल ऑब्जेक्टिव। कि ऑर्गेनाइजेशन तो मिल गया आपको, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 3 पॉइंट्स आ जाएंगे, ठीक है। सोशल मिल गया, यहाँ पे पर्सनल ऑब्जेक्टिव, हाँ पर्सनल ऑब्जेक्टिव था ही नहीं, आई वाज लुकिंग फॉर पर्सनल ऑब्जेक्टिव, चलो नहीं था कोई बात नहीं है।
चलो XYZ कंपनी लिमिटेड है, पहले गलती वापस कर दी सर आपने, पहले क्वेश्चन पढ़ो, ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं, ऑब्जेक्टिव 6 नंबर्स में आ रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सावधान रहना ऑब्जेक्टिव्स के साथ, ठीक है। XYZ पावर लिमिटेड ने सेटअप करी एक फैक्ट्री, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर फॉर सोलर लैंटर्न्स इन रिमोट विलेजेस एज देयर आर रिलायबल सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन रूरल एरिया, द रेवेन्यू अर्न्ड बाय द कंपनी वाज सफिशिएंट टू कवर द कॉस्ट। मान लो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव आ चुका है, ठीक है। The demand of the was increased day by day, so the company decided to increase the production to generate higher sales. Okay, for this they decided to employ people. यहाँ पे employ people करके personal मत कर लेना, social objective employment opportunities दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, जैसे इन्होंने कहा job opportunities दे रहे हैं, और available the company also decided to open schools and, ठीक है, ये भी social objective है, personal objectives का नाम नहीं लिया गया। एक्सप्लेन एनी 5 फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, बता दोगे, 3 तो मैंने बताया, इसके अलावा एक डायनेमिक आ जाएगा आपके पास, इसके अलावा एक इंटेंजिबल फोर्स आ जाएगा, ठीक है। डिस्क्राइब एनी 5 रीजन ओके व्हिच क्लैरिफाइड एंड मैनेजमेंट इज गेनिंग इट इंपॉर्टेंस के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स आपके पास, गोल ओरिएंटेड है आपके पास, ठीक है, ये एफिशिएंसी इंप्रूव करते हैं, इसके अलावा ये सोसाइटी के अंदर है, पर्सनल गोल्स को अचीव करने के अंदर मदद करता है। आप ये सारे पॉइंट्स को अच्छे से लिख सकते हो, इसके अंदर कुछ है नहीं, मैनेजमेंट है यार, मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस तो आपको पता ही होगी कि आपको पॉइंट्स को अच्छे से रिवाइज करना होगा, ठीक है, आपके जैसे रिवाइज करोगे आपके दिमाग में आ जाएगा। वैसे ही क्वेश्चन आता नहीं, आखिरी बार कब आया था, 2013 में आया था। Give the meaning of management and explain how it creates a dynamic organization, ठीक है, डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता दोगे आप लोग। एक्सप्लेन हाउ मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी एंड हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी सोशल ऑब्जेक्टिव्स का आपको इसके अंदर पार्ट लिखना पड़ेगा। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ वर्किंग विद एंड थ्रू अदर्स इफेक्टिवली टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव बाय एफिशिएंटली यूजिंग लिमिटेड रिसोर्सेज इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट। ये लाइन पहले कहीं पढ़ी थी, है ना, ओके। इन द अबव स्टेटमेंट एक्सप्लेन, ये देखो ये लाइन है ना, ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ से यहाँ तक वेस्ट है, मैं इसके अंदर गोल ओरिएंटेड परवेज कंटीन्यूअस करूंगा, एग्जाम में मेरा बाल भी बाका नहीं कर पाएगा, आपको पॉइंट समझने पड़ेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं यार, कोई भी चार लिख दो, कोई भी चार, मन है जो मर्जी लिखो, डायनेमिक लिख दो, इंटेंजिबल लिखो, लिखा थोड़ी ना कि ये लिखनी है, लिखा हुआ एनी फोर आप चैलेंज कर सकते हो एग्जामिनर को कि बॉस आपने एनी फोर लिखा, मैं लिख रहा हूँ एनी फोर, ठीक है, आपको ये चीजें माननी पड़ेंगी। Okay, management seeks to achieve certain objective, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, seeks to achieve certain objective which must be derived from basic purpose of the business in the light of the above statement. Explain organizational और social objective, आपने देखा organizational और social objective कहीं ना कहीं प्राथमिकता है इनकी, तो अच्छे से डिवाइड करके जाना, ठीक है। चलो with this we came to an end of this lecture. I hope you like this lecture. आपको अच्छे से समझ में आया होगा लेक्चर। अगर ये आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर जाइए, इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर दीजिए, अगर कोई भी डाउट हो प्रेजेंट सर लिखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद गाइस, और अच्छे से पढ़ो, हारेगा सारा बाबा श्याम हमारा। जय हिंद।